आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रभातम संस्कृत माला कक्षा 5 का तीसरा पाठ अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो हम लोग शुरू करते हैं। सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला कक्षा 5 चैप्टर 3 अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द यानी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में हमें इस पाठ में पढ़ना है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, और नपुंसक लिंग जिससे वैसे पदार्थों का बोध होता है जो गतिमान न हो, अर्थात उनमें गति न हो। तो आप देख रहे हैं कि पुल्लिंग शब्द में एग्जाम्पल में बालह दिया हुआ है यानी बच्चा, स्त्रीलिंग में बाला दिया हुआ है यानी कि बालिका, और नपुंसक लिंग में पुस्तकम दिया हुआ है। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो रहा है कि पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध हो रहा है, और नपुंसक लिंग में निर्जीव पदार्थ यानी वैसे पदार्थ जो गतिमान ना हो, जो मूव ना करते हो। इस पाठ में हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पहले समझेंगे। सबसे पहले ही हमारे पाठ का टॉपिक है अकारांत पुल्लिंग शब्द, तो हम लोग अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में जानेंगे। आपको यहाँ दिया हुआ है कि पुल्लिंग जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, जिस शब्द से यह पता चले कि यह पुरुष है, वैसे शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिसका वर्ण विच्छेद करने पर अंतिम वर्ण विसर्ग से पहले वाली अक्षर में अस्वर जुड़ा हो, उसे हम लोग अकारांत शब्द कहते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कुछ शब्द उदाहरण के तौर पे दिए गए हैं, जैसे कपोतः। कपोतः में आप देखेंगे कि अंत में विसर्ग है, लेकिन विसर्ग के पहले जो त है उसमें अस्वर जुड़ा हुआ है। अगर अ इसमें जुड़ा हुआ नहीं रहता तो यहाँ पर हलंत का निशान रहता, लेकिन यहाँ पे हलंत का निशान नहीं है, पूरा त लिखा हुआ है और उसके बाद विसर्ग जुड़ा हुआ है। तो इसलिए चूंकि विसर्ग है और त जो है हलंत के रूप में नहीं है, विसर्ग है इसलिए यह पुल्लिंग है, और त हलंत के रूप में नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अस्वर जो है वो जुड़ा हुआ है। इसी वजह से कपोतः शब्द जो है अकारांत पुल्लिंग है। ऐसे और भी शब्द हैं, कृषक। यहाँ भी आप देखेंगे कि विसर्ग की मात्रा से पहले क में अ की ध्वनि जुड़ी हुई है। काकः, इसमें भी आप विसर्ग से पहले क में अ की ध्वनि जुड़ी हुई है। नेक्स्ट शब्द है मयूर। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले र में अ की ध्वनि का उच्चारण हो रहा है। तो इस प्रकार से कपोतः, कृषकः, काकः और मयूर, इन चारों शब्दों के अंत में अ आ रहा है, इसलिए ये अकारांत शब्द है। अब कुछ दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं अकारांत शब्दों को। गजः, यहाँ भी देखेंगे कि विसर्ग से पहले ज में अ की ध्वनि है, गजः। मीनः, गजः का मतलब होता है हाथी, मीनः मतलब मछली, उष्ट्रः मतलब ऊंट, सर्पः मतलब सांप, हंसः मतलब हंस, शुकः मतलब तोता, वृक्षा मतलब पेड़, अजः मतलब बकरी, अश्व मतलब घोड़ा, मृगा मतलब हिरण,
विड़ाला मतलब बिल्ली, मूषका मतलब चूहा, वका मतलब बकुला, सिंहा मतलब शेर, वानरा मतलब बंदर, शस्का मतलब खरगोश, कुकुरा मतलब कुत्ता, बालका मतलब बालक, चर्मकारा मतलब चमड़ा सिलने वाला, नापिता मतलब नाई जो बाल काटता है, मालकारह मतलब माली, नरह मतलब मनुष्य, सैनिकः मतलब सैनिक, चिकित्सकः मतलब चिकित्सक, नायकः मतलब नायक और गायकः का मतलब होता है गायक। अब इन उदाहरणों को हम लोग वाक्य के माध्यम से सीखेंगे। एषः कः, एषः कः, यह कौन है। एषः सर्वनाम है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सर्वनाम से पहले, एषः से पहले विसर्ग है और स में अ की ध्वनि जुड़ी हुई है, इसलिए एषः जो हुआ ये पुल्लिंग शब्द है। कह में भी देख रहे हैं कि विसर्ग है और विसर्ग से पहले क में अ की ध्वनि है। एषः कः, यह कौन है। एषः ऋक्षः, यह भालू है। ऋक्ष मतलब होता है भालू। ऋक्षः किम करोति, भालू क्या करता है। ऋक्षः नृत्यति, भालू नाचता है। एतो को, ये दोनों कौन है। अब आप देख रहे हैं कि इसका वचन के अनुसार रूप चल रहा है। एक वचन में एषः, द्विवचन में एतो और बहुवचन में एते होता है। एषः मतलब यह, एतो मतलब ये दोनों और एते मतलब ये सब। इसी प्रकार से किम शब्द का सर्वनाम का पुल्लिंग में कह, एक वचन में, द्विवचन में कौ और बहुवचन में के का प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग वाक्य के माध्यम से सीखते हैं। एषः कः, यह कौन है। एषः ऋक्षः, यह भालू है। ऋक्षः किम करोति, भालू क्या करता है। ऋक्षः नृत्यति, भालू नाचता है। एतो को, ये दोनों कौन है। एतो मकरो, ये दोनों मकर है। मकरो किम कुरुतः, दोनों मकर क्या करते हैं। तो तरतः, वे दोनों तैरते हैं। एते के, ये सब कौन है। एते भ्रमरा, ये सब भौरे हैं। आप देख रहे हैं भौरों का जिक्र हो रहा है, फूलों का नहीं। भौरे फूलों पर मंडरा रहे हैं। भ्रमरा शब्द पुल्लिंग है, इसका मतलब होता है भौरा। भ्रमरा किम कुर्वन्ति, भौरे क्या करती हैं। ते गुज्जन्ति, ये गूंजती हैं, गुनगुनाती हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ जो है समाप्त हुआ। छात्र इस पाठ के शब्दार्थ को याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास की ओर। तो सबसे पहले हमें मौखिक अभ्यास करना है। शुद्धम उच्चारणम कुरु। छात्र इसका उच्चारण करेंगे। नायकः, मीनः, पर्यंकः, हंसः, गजः, शशकः, मालकारः, चर्मकारः, गायकः, रजकः। ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं क्योंकि इनके अंत में विसर्ग है और विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ की ध्वनि जुड़ी हुई है। अब हम लोग चलते हैं लिखित अभ्यास की ओर। विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्प से उचित उत्तर चुन करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 की कमी है जलपोतः का हिंदी अनुवाद। जलपोत का हिंदी अनुवाद है, अर्थात जलपोत का अर्थ है क्या। जहाज, हवाई जहाज, पानी का जहाज या गुब्बारा। जलपोत का मतलब होता है पानी में चलने वाला जहाज, यानी पानी का जहाज। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को कहते हैं, अर्थात जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ यानी
अकार आता है उन्हें कहते हैं इकारान, उकारान, रिकारान या अकारान। जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि आए यानी अकार आए वे अकारांत शब्द कहलाते हैं। मीनह का हिंदी अनुवाद है। मीनह शब्द का अर्थ होता है क्या? मोर, मछली, कोयल या कबूतर। मीनह का अर्थ होता है मछली। इस प्रकार से आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही हो। अधोलिखित शब्दानाम संस्कृत रूपाणी लिखित। नीचे लिखे गए शब्दों के संस्कृत रूप लिखनी है। एक कोयल, एक कोयल को संस्कृत में कोकिलह कहते हैं। एक घड़ा, घोड़ा, एक घोड़ा अश्वः। एक घड़ा घटः। एक वृक्ष वृक्षः। एक धोबी रजकः। एक सर्प सर्पः। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को उचित अर्थों के साथ मिलान करना है, मैच करना है। पर्यंकः, पर्यंकः का मतलब होता है पलंग, तो हम लोग इसे पलंग से मिलाएंगे। मकरह, मकरह का मतलब होता है मगरमच्छ, तो मगरमच्छ से मैच कर देंगे। अजह, अजह मतलब होता है बकरा, तो इसे बकरा से मिला देंगे। घटह, घटह का मतलब होता है मटका, तो इसको हम लोग मटका से मैच कर देंगे। वानरह, वानरह का मतलब होता है बंदर, तो बंदर से इसे मिला देंगे। कपोतः, कपोतः का मतलब होता है कबूतर, तो इसे कबूतर से मिला दिया गया। और हस्तः का मतलब होता है हाथ, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन शब्दों को उचित शब्दों के साथ मिला दिया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में चित्राणि दृष्ट्वा तेषां नामानि संस्कृते लिखत। चित्रों को देखकर उनके नाम संस्कृत में लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि स्कूल बैग बनाया हुआ है। वैसे किसी भी थैले को स्यूतः कहते हैं, लेकिन अगर स्कूल बैग की बात हो तो स्कूल बैग को वेष्टानम कहा जाता है। आप स्यूतः अथवा वेष्टानम किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा चित्र मंदिर का है, तो मंदिर को संस्कृत में मंदिरम कहते हैं, लेकिन मंदिरम नपुंसक लिंग शब्द हो जाएगा, इसलिए देवालयः, देवालयः यानी मंदिर, देवताओं का आलय। अगला चित्र जो है वो चर्च का है, तो चर्च को संस्कृत में गिरजाघरः कहते हैं। और अंतिम वाला जो चित्र है वो टेलीफोन का है, तो टेलीफोन को संस्कृत में दूरभाषः कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अगला प्रश्न चित्रों को देख करके उचित शब्द जो हमें लिखना था वो हम लोगों ने लिखा। अगला प्रश्न है अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत। नीचे लिखे गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनना है। आपको पक्षी पसंद है और आपका दोस्त आपको कोई पसंदीदा सुंदर पक्षी पिंजरे में बंद कर उपहार में दे, तो आप क्या करेंगे? वैसे तो पक्षियों को कभी भी कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्राणी का स्वतंत्र होना उसका स्वाभाविक गुण है। दोस्त यदि हमें उपहार के रूप में देगा तो हमें सहर्ष से स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन उसे यह दर्शाते हुए कि पिंजरे में बंद करके पक्षी को हम खुश नहीं रख सकते हैं, उसे स्वतंत्र कर देना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। तो आप देख रहे हैं कि दोस्त को धन्यवाद देंगे, ये उचित, दोस्त ने उपहार दिया इसलिए धन्यवाद देंगे, लेकिन एक जीते जागते पक्षी को कैद करके दिया जो कि अनुचित है। तो पक्षी को पिंजरे से आजाद कर दोस्त को स्वतंत्रता का महत्व समझाएंगे और पक्षी किसी और को दे देंगे, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल किया। अगला रचनात्मक अभ्यास है, जिसमें आपको पशु, पक्षियों, वस्तुओं और स्थान के चित्र चिपका करके उनके नाम लिखने हैं। इसे छात्र स्वयं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा।
अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।